जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति को अगर हम आज देखते हैं तो उस राजनीति के हिसाब से अनुरुद्ध जी कहाँ फिट होते हैं? देखिए, मैं राजनीति में तो कोई कभी अपने आप को फिट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। और राजनीति के गुरु आपके कौन हैं? पहले तो मेरी माँ ही हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए हम सबको काम करना है और जिस दिन हिंदू एक हो गया है, हिंदू एकीकरण की शक्ति नहीं रहेगी, वो आदि शक्ति बन जाएगी। तीसरा मैं कहूँगा पायलट साहब और उनका जो विज़न है हमारे राजस्थान के लिए। यूथ के लिए मैं इतना कहूँगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ज़्यादातर क्यों हो रही हैं? बिकॉज वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट। वो फ्रस्ट्रेशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अभी पूरे देश के अंदर एक और बड़ी चर्चा चल रही है जो रेसलर्स की है। वो जंतर मंतर पे काफ़ी दिन बैठे रहे। अब उसके बाद गंगा में अपने मेडल्स को बहाने के लिए पहुंच गए थे। तो वहाँ पर नरेश टिकैत आते हैं, उनसे 5 दिन का समय लेते हैं और उसके बाद वो रेसलर से मेडल्स ले लेते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये कहा कि ये महिलाओं का अपमान है और ये जो रेसलर्स के साथ हुआ है उस पर काम नहीं कर रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर तक हो गई और उस पर जांच तक हो गई, कमेटी बना दी गई, जांच होना बाकी है। अब इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो इशू है इन टर्म्स ऑफ द रेसलर्स, ये बहुत ही एक सीरियस इशू है और इस पे ज़्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। रेसलर्स ने एक कंप्लेन अपनी आवाज़ उठाई है, उनका फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जो वो लोग मांग रहे हैं। मेरी बस उनसे एक ही, अगर वो मुझे मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अपने मेडल्स को ऐसे ना फेंकें। मेडल्स जिस भी परिस्थिति में आए तो उनके मेहनत से ही, उनके हार्डवर्क से मेडल्स आए, तो फिर मेडल्स का ऐसे उनको बहाना अच्छी बात नहीं है। और जो उनकी मांगे हैं, आई एम श्योर सरकार उन पे पूरा पुनर्विचार करेगी और ऐसा नहीं है कि उन जो इन्वेस्टिगेशन वो मांग रहे हैं नहीं होगा। आई एम श्योर वो इन्वेस्टिगेशन भी होगा, उसके तथ्य भी सामने आएंगे और उनकी जो मांगे हैं वो काफ़ी लेजिट हैं। बट इसमें कई दल राजनीति करना चाहते हैं। मैं उस बात से ज़रा खुश नहीं हूँ कि एक रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर पॉलिटिक्स करी जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति को अगर हम आज देखते हैं तो उस राजनीति के हिसाब से अनुरुद्ध जी कहाँ फिट होते हैं और राजनीति के गुरु आपके कौन हैं? देखिए, मैं राजनीति में तो कोई कभी अपने आप को फिट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैंने आप ही के चैनल से पहले इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम सबको काम करना है और जिस दिन हिंदू एक हो गया है, हिंदू एकीकरण की शक्ति नहीं रहेगी, वो आदि शक्ति बन जाएगी। तो हम लोगों को हम सबको उसके लिए काम करना चाहिए। रही बात राजनीतिक गुरु की, तो इसमें कई सारे फैसेट्स हैं। पहले तो मेरी माँ ही हैं। मेरी माता जी बीजेपी से एमपी रहीं, एमएलए रहीं, तो शी इज़ माई इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। उन्होंने अशोक सिंघल जी के साथ राम मंदिर पे काम किया उस टाइम 96 में 11th लोकसभा में। उन्होंने आरएसएस के कई वरिष्ठ लोगों के साथ काम किया, तो पहले तो वो हैं। दूसरा डॉक्टर हेगड़ेवार, द फाउंडर ऑफ द आरएसएस एंड द फर्स्ट संचारक, तो हेगड़ेवार साहब। तीसरा मैं कहूँगा पायलट साहब और उनका जो विज़न है हमारे राजस्थान के लिए वो। और मेरे हिसाब से चौथा गुरु और सबसे बड़ा गुरु जो होता है वो स्टेज होता है, क्योंकि इस राजनीतिक रण में ताली और गाली मिलना दोनों बहुत ज़रूरी है और आपको स्टेज पे जाके ही जो फीडबैक मिलता है वही आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। आप कैसा क्राउड है, बहुत सीरियस टाइप क्राउड है कि बहुत राउडी टाइप क्राउड है। आप कई बार होता है कि आप बहुत सारा प्रिपेयर करके गए और जो संचालक होता है बोलता है जल्दी रैप अप करिए, वीआईपी के बोलने का टाइम है। या आप थोड़ा सा प्लान करके गए, वहाँ जाके बोले अरे नहीं अभी तो हमारे जो मेन वीआईपी उनको आने में टाइम है, इसको लंबा खींचिए। तो उस तरीके से स्टेज ही एक सबसे महत्वपूर्ण गुरु होता है जहाँ पर ताली और गाली मिलके ही आपको राजनीति में परिपक्व बना सकता है कोई। सबसे बड़ी बात है कि आपका एक वीडियो भी वायरल होता है। आप बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करके एक चौक पे राजा सूरजमल की मूर्ति लगा देते हैं, जबकि प्रशासन कहता है कि ये थोड़ा हटके हो रहा है, इस तरह की राजनीति ना की जाए, कि आप युवा हैं, आप राजा के बेटे हैं, तो इसलिए आप इस तरह की काम करते हैं। नहीं, वो राजनीति वाली कोई बात नहीं थी। मैंने एक इंटरव्यू में ये बात भी समझाई और अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, कुछ इसको मैं
एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। कहीं पर भी किसी भी महान पुरुष की मूर्ति लगती है तो लोकल कम्युनिटी के विल से लगती है, और वहाँ पर जो मेजॉरिटी चाहती है वही होता है, कम्युनिटी की जो मेजॉरिटी लोग चाहते हैं वही होता है। जहाँ पर महाराज सूरजमल की मूर्ति मैंने स्थापना करवाई, वो स्थान पे आसपास चारों तरफ सारे जाटों के गांव हैं। उनकी 4.5 साल से इच्छा थी कि यहाँ पर महाराज सूरजमल की प्रतिमा पधरवाई जाए। अब क्या हुआ, वहाँ के जो लोकल एमएलए साहब हैं उन्होंने जनता के आंखों में धूल झोंककर पीछे से कार्यवाही करके और एक और महान पुरुष की मूर्ति लगाने का परमिशन ले ली। जब वहाँ काम चालू हुआ और जनता ने देखा कि ये तो किसी और महान पुरुष की मूर्ति लगने वाली है, तब वहाँ पे आक्रोश हुआ, वायलेंस हुआ। सो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग किसी महान पुरुष के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप मेजॉरिटी का जो ओपिनियन है, व्यू है, उसको फैक्टर इन करके ही आगे बढ़िए, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ वायलेंस उखड़ रहा था, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही थी, पुलिस और उसमें पब्लिक के बीच में क्लैशेस हो रहे थे। इस सबको अंत करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये था कि महाराज सूरजमल की प्रतिमा का वहाँ पे भूमि पूजन कर दिया जाए। जब से वहाँ पर भूमि पूजन कर दिया गया, सारा वायलेंस खत्म हो गया वहाँ पे। तो अगर कहीं पर एक भूमि पूजन से हजारों लोगों की वायलेंस की सिचुएशन को हम लोग डिफ्यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की बात देखते हैं तो और मुख्यमंत्री जी का अगर बात करें तो उसके लिए वो उसमें कुछ इंटरफेयर रहा सीएम साहब? नहीं, उसमें मुख्यमंत्री तो लोकल मैटर था, उसमें मुख्यमंत्री जी का तो कुछ भी नहीं था। लोकल एमएलए साहब की पॉलिटिक्स थी और वो पॉलिटिक्स मैंने सफल नहीं होने दी, बस इतनी सी बात है। उसमें सीएम साहब तक तो पहुंचने वाली कोई बात ही नहीं थी। वहाँ पर युवराज के नारे लग गए और राजा सूरजमल के नारे लग गए। फिर उसके बाद देखिए, राजनीति में ये चीज़ें सेपरेट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पॉलिटिक्स के हिसाब से और सोशल वेलफेयर के काम के हिसाब से देखें, डेमोक्रेटिक इंडिया के हिसाब से देखें तो आई एम अनिरुद्ध, और हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो मैं महाराज सूरजमल जी की 15वीं पीढ़ी हूँ। अब जब मैं 15वीं पीढ़ी हूँ तो एक अगर पुराने ज़माने में कोई टाइटल दिया जाता था, उस टाइटल का आजकल लोग यूज़ कर लेते हैं। मैं तो मना करता हूँ, लेकिन अब मैं किसी के मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकता। कई लोग कह देते हैं, मैं हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, वही बात है। एक वीडियो पिताजी का वायरल हो रहा है, उसमें थोड़ा सा अपने ही समर्थक को डांट देते हैं। उस बिहेवियर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, क्या कहा गया, मुझे ज़्यादा वो नहीं है नॉलेज। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कभी भी किसी भी समर्थक को डांटना नहीं चाहिए। जो काम प्यार से हो सकता है वो डांटने से तो नहीं होता है। आप कमरे में बुला के बात करिए कि भाई क्या बात है, तो डांटना तो नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं जाके देखूंगा, मैंने देखा नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। पिताजी से और अनिरुद्ध जी के रिश्ते में ऐसी क्या कड़वड़ाहट है कि जो बातचीत नहीं होती है? नहीं, बातचीत इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम लोगों के पास एक विरासत है, और विरासत वो हम लोगों ने बनाई नहीं है, हम लोगों को मिली है। विरासत में मिली है, मैं यही कहूँगा, महाराज सूरजमल जी की। तो अब यहाँ आप मेरे घर में बैठे, यहाँ से कुछ मीटर दूर हमारा पुश्तैनी महल है। वो महल ना मैंने बनाया ना उन्होंने बनाया, उसको हम बेच कैसे सकते हैं? जब वो महल को बेचने वाली बात आ गई तो मुझे कड़क से कड़क और कड़वे से कड़वा कदम उठाना पड़ा। अब इसमें मैं विरासत को तो मुझे तो बचाना पड़ेगा, बिकॉज कल के दिन मेरे बच्चे होंगे, वो मुझसे पूछेंगे तब आप क्या कर रहे थे जब ये सब चीज़ें बिक रही थी। तो विरासत को डिस्ट्रॉय करना और बेचना कोई अच्छी बात नहीं है, और उसके लिए आगे भी जो कदम उठाने पड़ेंगे मैं बिल्कुल करूँगा। माता जी साथ देती हैं? बिल्कुल, माता जी साथ देती हैं, हमारे साथ हैं। और बोलिए वो। तो अब कैसे देख रहे हैं युवा राजनीति में अगर पैर रखते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, तो राजस्थान में कैसा कदम रहेगा अनिरुद्ध जी का, जो युवाओं के लिए पहला कदम होगा और सुरक्षा को लेकर के पहला कदम होगा? क्योंकि अगर राजस्थान की बात होती है तो इन 4 से 5 साल के बीच में जो रेपिस्ट की बहुत सारी घटनाएं हुई और इस तरह की बहुत वायलेंस वाली घटनाएं बहुत सारी हुई, तो उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मेरा काम है हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना, हिंदू एकीकरण के लिए काम करना, वो एक अलग बात हो गई। यूथ के लिए मैं इतना कहूँगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ज़्यादातर क्यों हो रही हैं? बिकॉज वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट, वो फ्रस्ट्रेशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ऐसी स्कीम्स जो भी सरकार आए उसको ऐसी स्कीम्स लानी
चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को इनकरेज किया जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप्स हों, और जैसे हम लोग के कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, ऐसे सरकार के द्वारा एम्प्लॉयमेंट कैंप्स किए जाएं अक्रॉस द स्टेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और जैसी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा ऐसी सस्ती घटनाएं कम हो जाएंगी। अभी राजनीति तो मुफ्त खोरी वाली होने लगी। अब कई बार अगर हम यहाँ से देखें तो बहुत सारे ऐसे वादे हो जाते हैं जो मुफ्त खोरी की तरफ पहला कदम होता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी वो फ्री का लालच दे करके सरकार बनाई गई। तो क्या ये मुफ्त खोरी वाला जो एक कदम है वो कहाँ तक राज्य और देश के लिए ठीक है? मुफ्तखोरी वाला कदम एक तरीके से तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप लोगों को घर बैठने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, और जो टैक्स पेयर हैं उनके टैक्स पेयर के पैसे से आप ये स्कीम दे रहे हैं। तो जो लोग कमा रहे हैं उनके ऊपर और प्रेशर बन रहा है, जो लोग नहीं कमा रहे हैं वो घर बैठ के स्कीम्स का फ़ायदा ले रहे हैं। तो मुफ्तखोरी वाली बात तो गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई स्कीम्स ऐसी दी हैं, लेकिन वो स्कीम्स कम हैं और उनकी एक टाइमलाइन होती है कि इनको फेज़ आउट कैसे किया जाए, कि बस शॉर्ट टर्म में राहत मिले लोगों को, लेकिन दीर्घ काल में इनको नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ डिपेंडेंस की ओर लिया जाए। लेकिन कई ऑपोजिशन सरकारें ऐसी हैं, राजस्थान की एक हो गई, दिल्ली की सरकार ऐसी हो गई, जो चाहती है कि जनता इन फ्री स्कीम्स पे डिपेंडेंट रहे, जैसे कि उनका वोट बैंक सिक्योर रहे। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और आप अगर कोई स्कीम देते हैं मुफ्तखोरी वाली, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए दी जानी चाहिए, जैसे कि लोग बाग स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन दीर्घ काल में उनके जो उनको सेल्फ डिपेंडेंस की ओर लेके जाना चाहिए। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।